इसमें ये कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स जो है सिनारियो उत्पन्न या परिदृश्य जो है इसको लेकर होप दिखाई दे रहा है। यानी अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स परिदृश्य के विकास की संभावनाएं दिखाई दे रही है। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य क्या होता है? एक कहानी है, गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स। इसमें एक आदमी एक दलिया या खीर जो भी कहे, 3 कटोरे में खीर रहता है, एक बहुत गर्म रहता है, एक बहुत ठंडा रहता है। तो ना बहुत गर्म खाता है ना बहुत ठंडा खाता है, जो मध्यम रहता है उसी को वो खा लेता है। ये गोल्डीलॉक्स की स्थिति है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो गोल्डीलॉक्स की जो स्थिति होती है वो बड़ी आशावादी स्थिति मानी जाती है और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति मानी जाती है। क्या होती है उसमें यह होता है कि अर्थव्यवस्था स्थिर दर से विकास कर रही होती, मध्यम स्थिर दर से विकास कर रही थी, ना बहुत ज्यादा नहीं दर से विकास नहीं कर रही होती है, एक मध्यम ठीक ठाक दर से लगातार विकास कर रही होती है जिससे ग्रोथ होता रहता है। और चूंकि मध्यम दर से विकास कर रही होती है इसलिए बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग भी नहीं होती है, तो मुद्रास्फीति भी कम रहती है। जैसे मैंने मुद्रास्फीति के बारे में आपको पढ़ाया था तो बताया था कि मुद्रास्फीति एक ऑप्टिमम लेवल पे, यानी जो भारत में कहा गया है कि 4% के आसपास होनी चाहिए। ये माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं विकास को प्रेरित करने का काम करता है। महंगाई 4% महंगाई है तो यह विकास को प्रेरित करने का काम करता है। साथ ही साथ जो विकास दर है, एक ये भी है कि जब बहुत ज्यादा तेज विकास दर होता जाएगा तो 4-6 साल अगर 8-10% का विकास, 7-8-10% का विकास 4-6 साल होने पर वो महंगाई दर आप देखोगे मुद्रास्फीति 7-8% होने लगता है। 2005-6-7 तक जो विकास दर यूपीए सरकार में थी वो एक अच्छा बेस मिला था। उसके बाद के वर्षों में महंगाई दर 8-10-11% तक पहुंच गई थी। क्योंकि वो लगातार मेंटेन रही। यहां पे क्या हुआ कि पहले 2-3 साल 7% के, पिछले 3-4 साल का देखेंगे तो 7% का एवरेज आया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि 6.5% के आसपास विकास दर है। और ये अगले साल के लिए भी हमारा वित्त मंत्रालय जो है, आरबीआई और वित्त मंत्रालय और बहुत सारी संस्थाएं वो मान रही हैं कि 6-6.5% का दर जो है भारत का विकास दर बना रहेगा, जो एक मध्यम आधार पे एक विकसित, एक अच्छा विकास दर कहा जाता है। साथ ही साथ ये मध्यम आधार पे स्थिर विकास दर है। और उसको साथ ही साथ देखा जाए तो भारत में जो मुद्रास्फीति है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4% के आसपास पर। आरबीआई ने खुद 3.7% प्रेडिक्ट किया था इस 2025-26 के लिए, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल के आंकड़े बता रहे हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि मुद्रास्फीति, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 3% के आसपास हो जाएगा। जो आरबीआई के लिए मैंडेट है 4% ±2 है, तो उसी बेल्ट में रहेगा, लेकिन जो 4% ऑप्टिमल है उससे भी कम हो जाएगा। इससे होगा क्या? इससे आरबीआई जो हमारा केंद्रीय बैंक है वह ब्याज दरों को कम करने के लिए रेपो रेट को और घटा सकता है। और साथ ही साथ जब वो रेपो रेट घटाएगा, सरकार भी और सारी योजनाएं करेगी, तो महंगाई दर को नियंत्रित रखते हुए विकास दर को और अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए फेवरेबल कंडीशन जो होती है उसको कहा जाता है गोल्डीलॉक्स चरण। वो क्या होता है? गोल्डीलॉक्स चरण ये होता है जिसमें एक ठीक ठाक जो है ग्रोथ दर है और वो स्टेबल दृष्टि से बनी हुई है। साथ ही साथ महंगाई दर भी एक ऑप्टिमम लेवल पे बनी हुई है। ठीक है, तो न बहुत तेज अर्थव्यवस्था भाग रही है, न बहुत तेज है गर्म है, यानी ओवर हीटिंग हो रही है, न बहुत महंगाई की समस्या है न बहुत ग्रोथ की समस्या है। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा होता है कि महंगाई दर भी बहुत ज्यादा हो और ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा हो, और उसको कहा जाता है डिसफ्लेशन। ठीक है, तो वो अवस्था तो दूसरी होती है कि महंगाई दर भी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ रेट भी घट रही होती है, सॉरी स्टैगफ्लेशन उसको बोला जाता है, डिसफ्लेशन नहीं, माय मिस्टेक, स्टैगफ्लेशन। तो वो कि ग्रोथ भी कम है और महंगाई दर भी ज्यादा है। उसका अब ये जो अवस्था है उससे थोड़ी, उसका बिल्कुल उल्टा और एक सकारात्मक अवस्था इसमें दिखाई दे रही है। तो यही बातें इसमें कही गई है। देखिए, अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में एक आदर्श स्थिति का यह वर्णन करता है, आइडियल पोजीशन है जहां पे अर्थव्यवस्था न तो बहुत ज्यादा गर्म हो, यानी बहुत तेज विकास न कर रहा हो, यानी बहुत तेज विकास, गर्म का मतलब है बहुत तेज विकास, और ना ही बहुत ठंडी हो यानी कि कम मुद्रास्फीति। इसके साथ साथ स्थिर आर्थिक विकास हो जो मंदी को तो रोकता हो लेकिन
मुद्रास्फीति को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के साथ सोचे समझे मौद्रिक नीति और राजकोषीय कदमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को इस नाजुक संतुलन की ओर ले जाने में तेजी से आश्वस्त दिखाई दे रहा है और हाल फिलहाल के घटनाक्रम में भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं। कैसे? मुद्रास्फीति में अनुमान से ज्यादा तेजी से गिरावट आई है। जून 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2.1% हो गया है, जो आरबीआई ने पिछले साल इस साल के लिए जो पूरे साल के लिए अपना अनुमान किया था 3.7%, उससे काफी कम है। और अप्रैल और जून तिमाही में देखेंगे तो 2.7% है। और इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 3% से ज्यादा मुद्रास्फीति नहीं जाएगी। तो जो 4% वाला जो मुद्रास्फीति का अपना लेवल है उससे नीचे ही रहेगी। और ये है क्यों? क्योंकि एक तो खाद्य कीमतें हैं वो कम ही है, खाद्य कीमतों में कमी है, ऊर्जा लागत ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित हुई है, जिसके कारण आगे भी दिखाई दे रहा है कि मुद्रास्फीति ठीक ठाक रहेगी। अब जब मुद्रास्फीति ठीक ठाक रहेगी तो फिर क्या होगा? आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगर मुद्रास्फीति और विकास दर दोनों कम होने की संभावना रहेगी तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को कम करके मार्केट में लोगों के पास बोरोइंग पावर बढ़ा देगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा, ब्याज दर को कम कर देगा, जिससे खर्च भी बढ़ेगा और निवेश भी बढ़ेगा और फलतः अर्थव्यवस्था में विकास दर भी बढ़ेगा। तो एक तो कम है, दूसरा है इससे क्या होगा कि ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में जो सरकार ने आरबीआई ने 50.5% का रेपो दर में कम करके 5.5% कर दिया है 6 से। अगर ऐसा ही रहा तो लोगों को लगता है कि ये 5% के रेपो रेट पर भी आ सकता है। और यह देखा जाए तो ब्याज दर को 6-6.5% के लेवल पे बैंक द्वारा जो ब्याज अभी 7-7.5% है उसे 6-6.5% के ज्यादा से ज्यादा 7% के दर पे ला देगा, जिसके कारण लोगों के लिए ऋण लेना सरल हो जाएगा, इन्वेस्ट करना सरल होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में और खासतौर से शहरी कंज्यूमर में मांग की वृद्धि दिखाई दे सकती है। ठीक है। साथ ही साथ वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था का स्थिर विकास है। 6.5% का तो 24-25 में ग्रोथ रेट रहा ही है, हालांकि वो अभी भी बढ़ेगा। मेरा पूरा अनुमान है कि जब वो एक्चुअल डेटा आएगा तो वो 7% के ऊपर चल जाएगा। फिर भी देखा जाए तो व्यापार तनाव, भू राजनीतिक चुनौती, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भी आरबीआई को भी लगता है, भारत सरकार को भी लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी ये 6-6.5% के आसपास भी रहेगा। विश्व बैंक, आईएमएफ और भी जो बहुत सारी संस्थाएं हैं उन सबको भी यह है कि लगभग 6-6.5% भारत रहेगा। और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि जो भी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ दिखाई देता है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में जितनी ग्रोथ आई है उसमें से 15% का जो है योगदान अकेले भारत के ग्रोथ से हो रहा है, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था 2-2.5% के आसपास बढ़ रही है जो अनुमान है। तो मान लिया $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उस पर 2.5% या 2% बढ़ा तो 2 ट्रिलियन बढ़ा। और भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है, $4.5 ट्रिलियन की है। अगर 6% 7% से बढ़ा तो $300 अरब बढ़ा, तो 2 ट्रिलियन का 315% हो जाता है। तो इस तरह से माना जाता है कि जितना भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ दिखाई दे रहा उसका 15% ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था का है। और अगर चीजें ऐसी चलती रही तो आगे आने वाले 8-10 सालों में जो वैश्विक ग्रोथ है उसमें 35% का योगदान, ये नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था 35% की हो जाएगी, हाँ, लेकिन उस ग्रोथ में 35% का योगदान भारत का 25% का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था का होने लगेगा, जो अभी भी 15% के आसपास दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये गोल्डीलॉक्स क्षण है।